हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपके 2026 की सामान्य हिंदी के पेपर में। तो ये आपका वायरल पेपर है जो कि 2026 का मैंने बनाया है और ऐसा ही बिल्कुल सेम आने वाला है आपके पेपर में। तो आप अगर इसे देख लेंगे तो आपके लगभग 70 नंबर इसी पेपर से कंप्लीट हो जाएंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए करते हैं शुरू। तो इसमें आपको समय मिलेगा 3 घंटे और 15 मिनट और निर्देश क्या है, इसमें प्रारंभ के 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और इसमें 2 खंड होते हैं जिसमें सभी प्रश्नों को हल करना होता है। तो इसमें खंड का देखेंगे जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके आते हैं जो कि, तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विधा है। तो क्या विधा है, तो है ये जीवनी। ठीक है, तो आगे करते हैं। इसमें क्या है, भूले बिसरे चेहरे कृति के लेखक हैं कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सही ए। ठीक है, आगे चलते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं, किसके लेखक हैं ये, तो ये हैं हमारी धरती के फूल, तो यानी कि किधर गए, धरती के फूल के। ठीक है, आगे चलते हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं कौन है, हजारी प्रसाद, रोजी सुंदर रेड्डी, जैनेन्द्र कुमार, हरिशंकर। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, आगे चलते हैं। बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन है, तो इसके संपादक हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु या फिर प्रेमचंद या महादेवी वर्मा। तो इसमें हो जाएगा हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसमें क्या कहा है, सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संकलन है, तो है ये हमारा निहार, ऑप्शन नंबर सेकंड सही। प्रगतिवादी युग के कवि कौन है, तो ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, सेकंड नागार्जुन, थर्ड मैत्री शरण गुप्त, फोर्थ है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें हो जाएगा हमारा नागार्जुन। ठीक है, अब गाय हमारा प्रयोगवादी कवि कौन नहीं है, तो इसमें हो जाएंगे हमारे प्रभाकर माचवे और मुक्तिबोध, शिव मंगल सिंह सुमन अज्ञेय। तो इसमें हो जाएंगे हमारे शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, आगे चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो ये हो जाएगी हमारी भारत भारती। आगे चलेंगे। महावृक्ष के नीचे काव्यकृति है, तो ये हो जाएगी हमारी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय की। ठीक है, अब इसमें खंड क का ये हमारा दूसरा आ चुका है, जो कि हमें करनी होती है व्याख्या, गद्यांश दिया होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, एक बार पढ़ लेते हैं। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है हमसे, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, इसे पूजा से बड़ा लंबा व चौड़ा व्यापार फैलाते हैं। ठीक है, इस पूंजी से लंबा व चौड़ा व्यापार फैलाते हैं। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरे लोगों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर जिसकी सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझाने की संतुष्टि का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें हमारा जो सेकंड का क्या है, वो कहता है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये संदर्भ देखते हैं, ये रहा आपका संदर्भ, ये आपका संदर्भ है, इसमें संदर्भ लिखो। तो कैसे लिखना है, उत्तर डालिए, उसके बाद यह गद्यांश निंदा करने वाले लोगों की प्रवृत्ति पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कुछ लोग दूसरों की निंदा को ही अपना काम बना लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। तो इसमें कहा गया है, ये उपर्युक्त रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या करते हैं, तो ये है हमारी व्याख्या। तो उत्तर लिखना, उसके बाद में लेखक कहना चाहता है कि कुछ लोग दूसरों की बुराई करके ही आनंद लेते हैं और स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं। अब गा देखते हैं, गा क्या है। तो इसमें गा कहता है निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करने में किस प्रकार तल्लीन हो जाते हैं। तो ये है हमारा इसका आंसर
निंदक किस प्रकार तल्लीन हो जाते हैं? वे दूसरों की वास्तविक या काल्पनिक बुराइयों सुनाने में आनंद लेते हैं और इस प्रकार वे दूसरे की निंदा करने में तल्लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो घा देखते हैं। घा क्वेश्चन क्या है हमारा? इसमें घा बोला है दूसरों के प्रति काल्पनिक दुष्प्रभावचार करके निंदक स्वयं को क्या समझने लगते हैं? तो इसका आंसर है इधर क्या समझने लगते हैं? वे स्वयं को बहुत अच्छा और संत समझने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निंदा को अपनी पूंजी समझकर निंदक प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं? तो क्या करते हैं ये लोग? ये देखिए, निंदा को पूंजी समझकर क्या करते हैं? दूसरों की बुराई करके प्रतिष्ठा पाने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं। इसमें देखिए ये अथवा में दिया होता है। अगर आपको ये आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई नहीं, आप एक ही कीजिए, एक ही करना होता है। और ये आप याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अथवा वाला भी याद कर लीजिएगा और जो कराया है वो भी। ठीक है, तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। इसमें क्या कहा गया है? दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको पद्यांश दिया जाएगा, उसमें से जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आपको उत्तर देने होंगे। जैसे कि ये दिए हैं, तो इसमें पहले आपको सबसे पहले ये पद्यांश पढ़ना है, उसके बाद में ये क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखो। तो पद्यांश का संदर्भ क्या है? यह पद्यांश शरद ऋतु के आगमन और प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सखी को खंजन पक्षी दिखाने से क्या तात्पर्य है? तो प्रकृति की सुंदरता और ऋतु परिवर्तन को दिखाना चाहती है। ठीक है, यह क्वेश्चन है हमारा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कवि प्रकृति के सुंदर दृश्य देखकर प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। यह क्वेश्चन है हमारा। कवि ने पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया है? तो हमारी है शरद ऋतु। इसमें ये दिए हैं आपको दो शब्द, इनके पर्यायवाची लिखने होंगे। तो नयन और कमल। तो नयन के क्या होते हैं? आँख, लोचन। कमल के पंकज और सरोज। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए इसमें क्या कहा गया है? ये अथवा में है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा ढूंढ के। ठीक है, गूगल से। और ये क्वेश्चन है, ये भी आप कर लीजिएगा। अब 5 के कै पे चलते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक को साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, यानी कि 80 वर्डों में आपको लिखना है और ये 5 नंबर का आता है तो हर बार। और ये 3 दिए हैं, आप इनमें से 2 कोई से याद कर लीजिएगा, जैसे कि वासुदेव शरण अग्रवाल और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या हरिशंकर परसाई। ठीक है, तो आप करके जाइएगा तो इनमें से एक ना एक आ जाएगा आपका। और वासुदेव शरण का तो आना ही आना है। ठीक है, तो इसमें वासुदेव शरण का कैसे लिखना है? शॉर्ट में मैंने लिखा है 5 का लेखक परिचय डालना है, उसके बाद वासुदेव शरण अग्रवाल संक्षेप में। ये वासुदेव शरण अग्रवाल प्रसिद्ध निबंधकार और इतिहासकार थे। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? धरती के फूल और बागभूमि आदि। ठीक है, आगे आपको ऐसे ही खेमे दिए गए हैं जो हैं कवि, उनके साहित्यिक परिचय देने और उनकी कृतियां लिखने हैं, जिसमें आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा है। तो आपको इनमें से एक का लिखना है, लेकिन आप तीनों का याद कर लीजिएगा। तो इसमें एक लिखते हैं हम महादेवी वर्मा का। उत्तर है हमारा महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवित्री थीं। उनकी रचनाओं में करुणा और संवेदना प्रमुख है। प्रमुख कृतियाँ निहार और दीपशिखा हैं। ठीक है, आगे 6 पे चलते हैं, जिसमें ये कहानी दी गई है। ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। लाठी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इन दोनों में से आपको एक करना है, जो आपको आती है वो कर दीजिएगा। जैसे कि कहानी प्रश्न, ध्रुव यात्रा का उद्देश्य। तो कठिन परिस्थितियों में धैर्य और दृढ़ निश्चय का महत्व बताना। मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, आप इसे 80 शब्दों में लगभग लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए इसमें क्या है?
स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपके सेट के अनुसार चुनना है, जो कि आपके सेट में आता है हर बार, या आपके ज़िले में जौन सा आता है उसके हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि अगर रश्मिरथी में कर्ण का चरित्र आता है तो आप इसमें लिख दीजिए, कर्ण दानवीर, वीर, मित्रभक्त और आत्मसम्मानी था। उसने जीवन भर कठिनाइयों का सामना किया। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है लगभग 80 शब्दों में, और ये 5 नंबर का आता है हर बार। नेक्स्ट चलते हैं। यह खंड ख दिया है जिसमें आपको संस्कृत दी है, इसका आपको अनुवाद करना है। ठीक है, संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। तो ठीक है, तो इस वाले का अनुवाद करेंगे हम। मनुष्य को साधनों के अनुसार जीवन जीना चाहिए, धन से अमृत प्राप्त नहीं होता है। मैत्रेयी ने कहा कि धन से अमृत नहीं मिलता, इसलिए ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट खा देखते हैं। इसमें खा में क्या दिया है, आप में श्लोक दिए होंगे जिसका अनुवाद करना होगा। ठीक है, तो इस वाले का करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, वीर पुरुष न्याय के मार्ग से कभी नहीं हटते, चाहे लोग निंदा करें या प्रशंसा। ठीक है, और आपको 9वें पे दिखेगी आपको लोकोक्ति, मुहावरे लोकोक्ति दिखेंगी। ठीक है, तो इनमें से क्या करेंगे, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। ठीक है, तो इसमें से क्या है, समृत को नहीं दोष गोसाई। इसमें आप सेकंड करिएगा, जो आपको आता हो वो कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें जैसे कि अगर आपको सेकंड आता है तो इसमें अर्थ हो जाएगा, शक्तिशाली व्यक्ति को लोग दोष नहीं देते हैं। ठीक, और इसका वाक्य प्रयोग करना है, तो वाक्य क्या है, धनवान व्यक्ति की गलती भी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें अपठित गद्यांश दिया गया है, इसमें से आपको देखना है और बताने हैं इनके आंसर। ठीक है, तो ये कितने नंबर का, 5 नंबर का आता है ये भी। ठीक, 3 क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया। तो दुर्गा भाभी का सम्मान समारोह आयोजित कर धन दिया गया। ठीक है, सेकंड है हमारा, स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले का लक्ष्य क्या था। तो इसमें सेकंड का है, स्वतंत्रता प्राप्त करना लक्ष्य था उनका। तो तीसरा है हमारा, दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे किस हेतु प्रयोग करने के लिए लौटा दिया गया। तो धन शहीद स्मारक बनाने हेतु लौटाया गया। तो धन शहीद स्मारक यानी कि जो शहीद हुए थे उनकी स्मारक बनाने के लिए धन लौटाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करो। तो अब है आपका यहाँ पे सुर यानी कि सूर का अर्थ होता है वीर और सुर का होता है देवता। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वीर और देवता, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और भवन का क्या हो जाएगा, भवन का अर्थ होता है घर और भुवन का अर्थ होता है संसार, यानी कि घर और संसार, आपका ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक के 2 अर्थ लिखो। ठीक है, तो इनमें से आपको 2 अर्थ लिखने हैं किसी एक के। आगे चलते हैं। ये है आपका, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करो, यानी कि एक सही शब्द चुनना है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो अद्वितीय हो जाएगा वो। ठीक है, ए ऑप्शन सही। जो सब कुछ जानता हो यानी कि सर्वज्ञ हो जाएगा, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो ऐसे है, आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो इसको शुद्ध करके लिखना है। ठीक, तो और आपका राधा ने पत्र पढ़ो, तो यानी कि राधा ने पत्र पढ़ा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा हमारा। और श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण और उदाहरण दीजिए। ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ये करके जाइएगा, श्रृंगार रस और शांत रस। तो हमारा शांत रस होता है मन की शांति का जो भाव दिखाता है, उदाहरण संतों की वाणी। ठीक है, और खा क्वेश्चन है,
दोहा छंद अथवा चौपाई छंद का लक्षण और उदाहरण दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये यहाँ पे भी क्वेश्चन कहा गया है, संदेह अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। तो इसमें ये रूपक अलंकार क्या है हमारा, ये उपमेय और उपमान में भेद न रहे। उदाहरण के लिए वह सिंह है, यानी कि इसमें पता ही नहीं चल रहा है कौन सिंह है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दोहा छंद अथवा चौपाई छंद का लक्षण और उदाहरण दीजिए। तो इसमें कैसे देंगे, ये हमारा छंद दोहा, तो 13 व 11 मात्राओं का ये छंद होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ठीक है, तो आपको ये दोनों तैयार करके जाना है। चलते हैं, पत्र संक्षेप में लिखना है। संक्षेप में ये आपको लॉन्ग में लिखना है, तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, विषय नालियों की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र महोदय डालेंगे। उसके बाद हमारे मोहल्ले की नालियाँ गंदी हैं जिससे बीमारी फैलने का खतरा है, कृपया सफाई करवाने की कृपा करें भगवती। और आपको नाम लिखना है, अपना नाम नहीं डालना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखें। ठीक है, तो इसमें क्या है, किसी एक पर आपको निबंध लिखना है और आपको ये जितने दिए गए हैं उतने तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कोई पता नहीं है कौन सा आ जाए। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं निबंध संक्षेप पर्यावरण संरक्षण, आपको बहुत बड़ा लिखना है, यानी कि 9 नंबर का आएगा ये। तो इसमें क्या कहा गया है, पर्यावरण मानव जीवन का आधार है, पेड़ पौधे जल और वायु के बिना जीवन संभव नहीं है। आज प्रदूषण बढ़ रहा है, इसलिए हमें वृक्षारोपण और जल संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका पेपर। और अगर किसी और का पेपर लाना हो जैसे फिजिक्स का, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये आपका ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम पेपर आएगा, लगभग 70 नंबर का आपका यहाँ से आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को लास्ट। सब्सक्राइब जरूर करें।